दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, जीडीएस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, केबीएस एनबीएस और नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रशस्ति का क्या अर्थ होता है? तो प्रशस्ति का अर्थ होता है राजा की स्तुति। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त तथा कुमारगुप्त में से वह कौन सा शासक है जिसने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी? तो वो है गुप्त शासक समुद्रगुप्त। पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन शासक बना? तो पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र शासक बना। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो वो गुप्त युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में युद्ध एवं शांति के मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल में युद्ध एवं शांति के मंत्री को शांति विग्रहिक के नाम से जाना जाता था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में मिलता है। तौलिक श्रेणी का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये इंदौर के लेख में मिलता है। तिब्बती, चीनी, कश्मीरी तथा संस्कृत में से वह कौन सा स्रोत है जिसमें मिहिर कुल को एक शैतान के अवतार के रूप में पहचान की गई है? तो वो है चीनी स्रोत। अगला प्रश्न है, आसोपाई दृश्य चित्रित कहाँ पाए गए हैं? तो ये मथुरा कला में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को राजर्ष की उपाधि दी गई है? तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिर गुहा लेख। शिव, गणेश, सूर्य व कुमार में से वह कौन सा देवता है जिसका उल्लेख गुप्त काल के दौरान लोकरका के रूप में किया गया है? तो वो है सूर्य देवता। सातवाहन, कुषाण गुप्त व वर्धन वंश के शासकों में से भूमि अनुदान का प्राचीनतम साक्ष्य किस वंश के शासकों के समय मिला है? तो वो सातवाहन वंश के शासकों के समय मिला है। अगला प्रश्न है, भूमरा मंदिर, नचना कुठार मंदिर, नागोद शिव मंदिर व तिगवा मंदिर में से वह कौन सा मंदिर है जिसमें शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं? तो वो है नचना कुठार मंदिर। अगला प्रश्न है, नचना कुठार पार्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, काचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या है? तो मुख्य साक्ष्य है मुद्रा। अगला प्रश्न है, गुप्त संमत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? तो गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम अमोघ वर्ष के सज्जन ताम्रपत्र लेख में आता है। वहीं गुप्त सम्मत एवं शक सम्मत के बीच का अंतर कितना है? तो वो अंतर है 241 वर्षों का, यानी गुप्त सम्मत और शक सम्मत के बीच का डिफरेंस जो है वो 241 वर्षों का है। अगला प्रश्न है, श्रीगुप्त, घटोत्कच, समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त प्रथम में से सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए? तो सर्वप्रथम सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का महासंत विग्रहिक था? तो हरिसेन ही था। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति का कोट्टूर स्थान समाकृत किया गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति में जो कोट्टूर स्थान है वो उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोठूर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दुर्जनपुर, उदयगिरि, विदिशा व सांची में से गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं कहाँ मिली हैं? तो वो मिली हैं दुर्जनपुर से। अगला प्रश्न है, प्रभावती गुप्ता, कुमार देवी, स्कंदगुप्त तथा ईशान वर्मन में से पूना ताम्रपत्र लेख किससे संबंधित है? तो वो प्रभावती गुप्ता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वासिष्ठी पुत्र पुलवामी के नासिक प्रशस्ति के
अपरांत का समीकरण लिया जाता है तो वो उत्तरी कोकड़ से लिया जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, रामगुप्त व घटोत्कच में से गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त को माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त व रामगुप्त में से लिच्छवी दौहित्र किसे कहा गया है? तो लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहा गया है। अगला प्रश्न है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त में से वह कौन सा शासक है जिसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, गुप्त संमत की शुरुआत कब हुई थी? तो गुप्त संमत की शुरुआत 319 ईस्वी में हुई थी। गुप्त संमत को किसने शुरू किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा, उत्तरी बंगाल तथा असम व विदर्भ में से पुंड्रवर्धन समीकृत किया गया है। तो पुंड्रवर्धन उत्तरी बंगाल से समीकृत किया गया है। बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का उत्खनन किसने करवाया था? तो डॉक्टर स्पूनर ने करवाया था। अगला प्रश्न है, एरण अभिलेख में सर्वराजोच्छेता किसे कहा गया है? तो वो समुद्रगुप्त को कहा गया है। एरण अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो एरण अभिलेख मध्य प्रदेश से मिलता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो डॉक्टर B.A. स्मिथ ने कहा है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त तथा अशोक में से वह कौन सा शासक है जो एक कुशल संगीतज्ञ भी था? तो समुद्रगुप्त भी एक है जो एक कुशल संगीतज्ञ भी था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त द्वारा पराजित शासक हस्तिवर्मा शासक कहाँ का था? तो वो बेंगी का था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो विष्णुगुप्त था। समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा कौन था? तो मेघवर्ण था। अगला प्रश्न है, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त में से प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी उसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, देवराज के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज के नाम से जाना जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कब की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों के उन्मूलन के बाद धारण की थी। अर्थात शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शक विजेता किसे कहा गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रही कौन था? तो वो वीरसेन था। अगला प्रश्न है, वह राजवंश जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया था? तो वो है वाकाटक वंश। अगला प्रश्न होगा, बिंदशक्ति, रुद्रसेन, पृथ्वीसेन तथा दिवाकर सेन में से प्रथम वाकाटक राजा कौन था? तो प्रथम वाकाटक राजा था बिंदशक्ति। अगला प्रश्न है, चार अश्वमेघ यज्ञ एवं सम्राट की उपाधि धारण करने वाला वाकाटक शासक कौन था? तो वो था प्रवरसेन प्रथम। अगला प्रश्न है, वह वाकाटक शासक जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? वो है रुद्रसेन द्वितीय। मेहरौली स्तंभलेख किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है? तो दिल्ली से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अमर सिंह, बेताल भट्ट, छपड़क तथा नागार्जुन में से चंद्रगुप्त द्वितीय यानी या विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो नागार्जुन जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम तथा कुमारगुप्त द्वितीय में से वह कौन सा शासक है जिसने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। वह गुप्त और वाकाटक रानी जिसने अनुदान स्वरूप भूमि प्रदान की थी? तो वो है प्रभावती गुप्ता। कुमार देवी किसकी पत्नी थी? तो कुमार देवी गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। सम्राट कुमारगुप्त की प्रथम माता का क्या नाम था? तो ध्रुव देवी था। अगला प्रश्न, कनिष्क, हुबिस्क, समुद्रगुप्त तथा स्कंदगुप्त में से वह कौन है जिसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी है? तो स्कंदगुप्त के सोने के सिक्के सबसे वजन में भारी पाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एरण, जूनागढ़, मंदसौर व सांची में से सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सती संबंधी प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कब प्राप्त हुआ है? तो 510 ईस्वी में प्राप्त हुआ है।
अगला प्रश्न है, नारद, पराशर, याज्ञवल्क्य व मन स्मृतियों में से वह कौन सी स्मृति है जिसमें कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो वो है याज्ञवल्क्य स्मृति। अगला प्रश्न है, एक जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ओशनम स्मृति में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अजंता की वह गुफा जिसमें वर्णासन राजकुमारी नामक चित्र अंकित है, तो वो है 16वीं गुफा। अजंता की 16वीं गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकित है। अगला प्रश्न है, परमार, पल्लव, गुप्त व चंदेल शासकों में से वह कौन है जिसके शासन काल में मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं? तो वो है गुप्त शासक। धम्मेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो वो सारनाथ में स्थित है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। अगला प्रश्न है, मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वत्स भट्ट के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, मथुरा, भीतरी, जूनागढ़ तथा सांची के अभिलेखों में से वह कौन सा अभिलेख है जिसमें स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हुड़ों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो वह है भीतरी अभिलेख। अगला प्रश्न होगा, जो सही सुमेलित सभी तथ्य दिए हुए हैं। कुमारगुप्त प्रथम, महादेवी अनंत देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय, महादेवी कुबेर नागा, चंद्रगुप्त प्रथम, महादेवी कुमार देवी। अगला प्रश्न है, परमेश्वर, धर्म प्रवर्तक, परम भट्टारक, महाराजाधिराज में से वह बिरुद जो गुप्त शासकों ने धारण नहीं किया है? तो गुप्त शासकों ने कौन सी उपाधि नहीं धारण की? तो धर्म प्रवर्तक की उपाधि नहीं धारण की है। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित स्थापित किया गया? तो देवगढ़ में स्थापित किया गया। देवगढ़ के मंदिर में द्वार की शाखाएं कितनी हैं? तो 5 हैं। वह दिशा जिसमें देवगढ़ के दशावतार मंदिर का द्वार स्थित है, तो वो है पश्चिमी दिशा। अगला प्रश्न है, मथुरा, कौशाम्बी, उदयगिर में से वह कौन सा स्थान है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? तो वो है मथुरा। अगला प्रश्न है, कादंबरी की रचना किसने की है? तो बाणभट्ट ने की है। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है? तो विशाख दत्त ने की है। अब मौर्य काल जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने मुद्रा राक्षस और विशाख दत्त के बारे में चर्चा की थी। तो मुद्रा राक्षस जो है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? ये प्रश्न आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? तो महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रणेता माना जाता है। अब एक तरफ कुछ प्रमुख लेख या शिलालेख दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित शासकों के नाम दिए हुए हैं जो पूरी तरीके से सही सुमेलित हैं, इसमें आपको मिलान नहीं करना है। लाहौल प्रस्तर लेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन प्रथम से, नासिक गुहालेख उसाव दत्त से, भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भुक्ति क्या थी? तो गुप्त काल में भुक्ति का प्रयोग प्रांत के लिए किया जाता था। विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति किसमें दी गई है? तो नारद स्मृति में दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अप्रार्क क्या थे? तो अप्रार्क एक शिलाहार राजा थे। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गुप्ता कौन था? तो पर्णदत्त था। गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासक कौन होता था? तो गुप्त काल में भुक्ति के प्रशासक को उपरिक कहा जाता था। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसके द्वारा की गई है? तो विशाख दत्त के द्वारा की गई है। गुप्त काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? तो कर्णिक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सार्थवाह किसे कहा जाता था? तो व्यापारिक कार्यों के प्रमुख को सार्थवाह के नाम से पुकारा जाता था। गुप्त काल में बिष्ट शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो बेगार श्रम के लिए बिष्ट शब्द का प्रयोग होता था। गुप्तकालीन सोने के सिक्के दिनार का नाम लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। बस्ती, कोटावा, बयाना व हाजीपुर में से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो बयाना से प्राप्त हुआ है। पंचतंत्र किसने लिखा है? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है। वहीं बृहत संहिता की रचना बराहमिहिर के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, कन्नौज, थानेश्वर, प्रयाग व वाराणसी में से हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्रित था? तो वो कन्नौज में था। अगला प्रश्न है, हुएनसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तो उस समय वहां के कुलपति कौन थे? तो उस समय वहां के कुलपति थे शीलभद्र। अगला प्रश्न है, हुएनसांग, फायान, अलबरूनी तथा मेगस्तनीज में से हर्ष के शासनकाल में भारत की यात्रा किसने की थी? तो हुएनसांग ने की थी। अगला प्रश्न है, राजा हर्ष की पराजय का संदर्भ कहाँ मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन था? तो वो रविकीर्त था। 10 कुमार चरित के रचनाकार हैं डंडी।
हर्ष के शासन के समय वल्लवी का राजा कौन था? तो हर्ष के शासन के समय वल्लवी का राजा ध्रुवसेन द्वितीय था। अगला प्रश्न है, इराक, ईरान, श्रीलंका व चीन में से पुलकेशिन द्वितीय ने दूतमंडल कहाँ भेजा था? तो ईरान में भेजा था। कालिदास, बाणभट्ट, शूद्रक व भास में से वह महाकवि कौन है जिसने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना है? तो वो है बाणभट्ट। नागानंद नाटक का लेखक कौन है? तो नागानंद नाटक का लेखक हर्ष है। बाणभट्ट ने हूण हरकेसरी किसे कहा है था? तो बाणभट्ट ने हूण हरकेसरी प्रभाकर वर्धन को कहा है। अगला प्रश्न है, बोध वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो बोध वृक्ष को नष्ट करने वाला बंगाल का शासक गौड़ नरेश शशांक था। अगला प्रश्न है, सांची, गिरनार, लुम्बिनी व सारनाथ में से वह स्थान कौन है जहां संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो गिरनार से संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला अभिलेख ही साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वातापी, कन्नौज, मान्यखेट तथा कांची में से चालुक्य वंश की राजधानी थी। तो वातापी जो है वो चालुक्य वंश के शासकों की राजधानी थी। अब कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, गुप्त काल में साहित्यिक कृतियों का विकास हुआ। तर्क दिया जा रहा है, उस समय की व्यापक अवस्थाएं ऐसे विकास में सहायक थी। तो राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं। दूसरा कथन और कारण से संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। कारण है वह उत्तरी भारत में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही दिए गए हैं, यानी पुलकेशिन द्वितीय को ने हर्षवर्धन को हराया था। किस नदी के किनारे हराया था, ये आप सभी लोग आंसर करके जरूर बताएंगे कमेंट के माध्यम से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसका समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिर गुहा अभिलेख, कुमारगुप्त प्रथम का बिलसद स्तंभ अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख में से विष्णु मंदिर हेतु एक ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख किसमें मिलता है? तो वो मिलता है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख से। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो धनंजय कुस्थलपुर से, नीलराज अवमुक्त से, उग्रसेन पालक और विष्णुगोप कांची के राज्य उनके राज्य थे। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्मत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है। तो वो अलबरूनी ने दी है। वह गुप्त अभिलेखी जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाद राजर्षि के रूप में वर्णित किया गया है, तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिर गुहा अभिलेख। गुप्तकालीन शिलालेखों में कृष्ण और देवकी का उल्लेख किसमें मिलता है? तो स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख जो स्तंभ लेख है उससे कृष्ण और देवकी का उल्लेख मिलता है। तो साथियों, ये था टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इतिहास विषय में गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का रिवीजन नोट्स, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एल्टीग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी प्रवक्ता भर्ती नेट जीआरएफ वाले अभ्यर्थियों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और इस चैनल पे आप सभी लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस की टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर सीरीज की वीडियो अपलोड की गई है, उसका भी चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। और इतिहास विषय की लगातार सीरीज जारी है, आप सभी लोग इस वीडियो सीरीज से अधिक लाभ उठाएं और परीक्षा में एक अच्छा स्कोर कर सकें। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में समकालीन दक्षिण भारतीय राज्यों और महत्वपूर्ण तथ्यों के वन लाइनर प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।